नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। ठीक शाम के 5 बजे हैं और अब वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन देश दिन भर का। यूपी में मां बेटी के गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात से पूरा देश सन्न है। मुंबई में किडनी के काले कारोबार पर हमारी विशेष रिपोर्ट होगी और यूपी में बिहार में बाहर से हाहाकार मचा है। शुक्रवार रात बुलंदशहर के पास दिल्ली कानपुर हाईवे पर पुलिस परिवार वालों को एक बंधक बनाकर महिला और उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात से पूरा देश सन्न है। यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम एक परिवार को अगवा कर लूटपाट और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास एक दिल दहला देने वाली वारदात ने सूबे की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। ऐसा लगता है कि सूबे में पुलिस और कानून का इकबाल खत्म होता जा रहा है और अपराधी बेखौफ हैं। पूरे देश को शर्मसार करने वाली ये वारदात हुई है दिल्ली कानपुर हाईवे पर बुलंदशहर के पास। बुलंदशहर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर NH 91 यानी गाजियाबाद अलीगढ़ के रूट पर शुक्रवार की रात एक परिवार नोएडा से अपनी कार से शाहजहांपुर जा रहा था। शाहजहांपुर जा रहे इस परिवार में किसी की मौत हो गई थी और ये लोग 13वीं में शामिल होने जा रहे थे। शुक्रवार की रात जब इनकी कार बुलंदशहर के दोस्तपुर कोतवाली के पास पहुंची तो उनकी कार के सामने किसी ने कुछ फेंक दिया। जोर की आवाज के बाद ये लोग आगे जाकर रुके तो बदमाशों ने इनकी गाड़ी को घेर लिया। बदमाशों ने बंदूक के बल पर पूरे परिवार को अगवा कर बंधक बना लिया और पास के फ्लाईओवर के नीचे ले गए। वहां बदमाशों ने मां बेटी के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। 2 घंटे तक हैवानियत का नंगा नाच चलता रहा और उसके बाद अपराधियों ने उनके गहने और नकदी लूट लिए और फरार हो गए। दिल्ली से कानपुर की ओर जाने वाला ये वही नेशनल हाईवे है जहां पर 29-30 जुलाई की रात को कार सवार परिवार के साथ दरिंदगी की गई, उनको लूटा गया। उस कार में जो महिलाएं सवार थी उनमें से 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया। 15 लोग जो है वो डिटेन किए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और वादी पक्ष द्वारा शिनाख्त उनसे कराई जा रही है और डिटेल में उनसे पूछताछ हो रही है, इंटरोगेशन चल रहा है। शुक्रवार रात हुई वारदात के बाद पीड़ित परिवार वालों को छोड़कर जब अपराधी मौके से फरार हुए तो उन्होंने किसी तरह अपने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस को मौके से शराब की बोतलें, बीड़ी के टुकड़े और खाली गिलास भी मिले हैं, जिसको कब्जे में लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस को बताया है कि कुछ बदमाश बरमूडा पहने हुए थे और वो लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। मौके पर पहुंची इलाके की DIG लक्ष्मी सिंह ने कोतवाली देहात के SHO को सस्पेंड कर दिया। सूबे के DGP ने ट्वीट कर घटना को शर्मनाक करार दिया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया है। उधर सूबे के ADG ने IVN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दी है कि पुलिस की 10 टीमें और STF को इस केस की जांच में लगाया गया है। यूपी सरकार के ट्वीट के मुताबिक DGP खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं। इस केस में इंसाफ होगा और सभी अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। लगभग 15 सस्पेक्ट्स हमें मिल गए हैं जिनकी मूवमेंट थी उस समय। इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स हमने इनको दिखाई हैं वो भी चिन्हित हो गई हैं, उससे आइडेंटिफाई हो गया है। जो मेन इसमें कल्प्रेट है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। अब हमारा प्रयास ये है कि हम जितनी जल्दी इनको गिरफ्तार कर सकें। पुलिस भले ही आरोपियों की पहचान का दावा करे, लेकिन इस वारदात से इतना तय है कि सूबे में पुलिस का खौफ कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद सूबे की अखिलेश सरकार विरोधी दलों के निशाने पर है। बीजेपी ने अखिलेश सरकार को सूबे पर बोझ करार दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना होगा कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है, किस तरह से गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कानून व्यवस्था नाम की लगता है चीज कहीं रह नहीं गई है और अब प्रदेश की सरकार को उसकी जवाबदेही देनी होगी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब लोग क्या सफर में भी सुरक्षित नहीं है। किस तरह का राज्य है ये? गुंडा राज नहीं तो और क्या है कि लोगों में कानून का बिल्कुल भय नहीं रहा। अखिलेश यादव के राज में, समाजवादी पार्टी के शासन में कोई कानून व्यवस्था नहीं है
गुंडा राज चरम पर है। माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है। इस वारदात के बाद सियासी बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कोतवाली से महज चंद किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर एक परिवार को सरेआम बंधक बनाकर महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस को हवा तक नहीं लगती। ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7। इस खौफनाक वारदात के बाद यूपी में हड़कंप मचा हुआ। खुद DGP जावेद अहमद ने मौके वारदात का जायजा लिया। पीड़ित पक्ष ने पहचान लिया है, ये जो 3 लोग जिनको कंफर्म किया है पीड़ित ने, पहला है बबलू सन ऑफ रूपचंद, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। दूसरा है नरेश उर्फ ठाकुर सन ऑफ अमर सिंह, ये भटिंडा का रहने वाला है। तीसरा है रईस सन ऑफ सोहराब, ये सुल्तानी का रहने वाला है, यही बुलंदशहर देहात एरिया का। और इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि DGP ने जो खास बात कहा कि 3 लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं, इन पे अभी तक कितना जीरो इन हुआ है कि यही लोग हैं, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है 10 से 12 लोग हो सकते हैं कि उस पूरी वारदात या उस घटना में थे। बिल्कुल प्रतीक, पुलिस ने जो शुरू में ही कहा था कि इस घटना के बाद वो लगातार जो छापेमारी कर रही है, कई बड़ी टीमें बनाई गई हैं, और जो अभी DGP ने कहा है 3 लोगों को उन्होंने उठाया है जिनकी परिवार ने शिनाख्त कर ली है, परिवार ने उन्हें पहचान लिया है। इसके अलावा इस पूरी घटना के जो मुख्य अभियुक्त है, जो मुख्य आरोपी है, उसे भी पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, हालांकि अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इसके अलावा 15 उत्कर्ष, जो जानकारी मिल पाई है वो ये 3 लोग डिटेन किए गए, इनके बारे में क्या प्रारंभिक जानकारी क्या है? देखिए प्रतीक, इस पूरी घटना के बाद उस आसपास के इलाके से ऐसे लोग जिनका कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उनको उठाया गया। कई ऐसे सस्पेक्ट्स रहे जिनको कि पुलिस ने हिरासत में लिया, ऐसे लोगों को परिवार के सामने लाया गया, पीड़ित परिवार के सामने लाया गया। उसमें से ये 3 लोग ऐसे हैं जिसकी परिवार ने शिनाख्त की है और परिवार की पहचान के आधार पर इन तीनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। जी, हमारे साथ ब्रजेश हमारे सहयोगी जुड़े हैं। ब्रजेश, जो 3 लोग गिरफ्तार किए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई जातियां हैं वो कहीं ना इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन जिस तरह से 3 लोग डिटेन हुए, उसमें एक भटिंडा का है, एक आसपास के जिलों के लोग हैं, तो जो ये पकड़े गए लोग हैं इनके बारे में क्या जानकारी कुछ मिल पाई है? देखिए, पूछताछ उनसे भी की जा रही है। पुलिस को शुरुआत में जिस हिसाब से परिवार ने जो उनके बातचीत करने का तरीका बताया था, जो हुलिया बताया था, तो पुलिस को ये लग रहा था कि ये आसपास के जो घुमंतू प्रजाति के लोग होते हैं वो हो सकते हैं। राजस्थान में पुलिस की दबिश दी गई, गुड़गांव में पुलिस की दबिश दी गई, और कुछ तस्वीरें पुलिस ने जब इन परिवार को दिखाई तो उसमें कुछ पहचान हुई। पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन प्रतीक, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि शनिवार का पूरा दिन पुलिस के पास था, शनिवार को पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज जाकर जब मीडिया में खबरें चलनी शुरू हुई, जब इस खबरों को हाइप मिला, तब जाकर पुलिस जागी, तब जाकर यूपी के मुख्यमंत्री या फिर DGP इस मामले में एक्शन लेने की शुरुआत की गई। उसके बाद जो लापरवाही शुरुआत में हुई, हालांकि शनिवार को ही जो इलाके के SHO थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था पहले। लेकिन ब्रजेश, आप बताइए, मुख्यालय से आप महज 10-15 किलोमीटर दूर हैं और ये वारदात होती है, 2 घंटे तक बंधक बनाया रह जाता। शर्म की बात है, बेहद शर्मनाक घटना है जिसमें जितनी भर्त्सना करनी चाहिए पुलिस की उतनी कम है। बिल्कुल, देखिए प्रतीक, इसमें सबसे हैरानी की बात यह भी है कि ये कांवड़ियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में पुलिस ये दलील देती है, दावा करती है कि इस हाईवे पे हमेशा पुलिस मौजूद रहती है। 2 घंटे तक तांडव होता रहता है, थाना कुछ दूरी पर है, मुख्यालय कुछ दूरी पे है। पीड़ित जब पुलिस को बताता है पूरी घटना को लेकर, तो जो SHO हैं रामसेन सिंह, वो साफ मुखर जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। DIG लक्ष्मी चौहान जब मौके पर पहुंचती हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाती है और तत्काल प्रभाव से जो SHO रहते हैं उनको लाइन हाजिर किया जाता है। उसके बाद भी शनिवार को कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लापरवाही कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद 24 घंटे बाद, यानी आज के दिन, अब जो अधिकारियों जिन पर लापरवाही का आरोप लगा उनको हटाने का सिलसिला जारी है, जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनको उठाने का सिलसिला जारी है। परिवार सदमे में है। परिवार का जो मुखिया है उसकी माँ की डेथ
डेथ हो चुकी थी, वो अपनी मां की 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे और उसके बाद उनके साथ इस तरह का हादसा होता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं। तफ्तीश की जा रही है, लेकिन जी बेहद शर्मनाक घटना, बेहद शर्मनाक घटना। ब्रजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उत्कर्ष, आप लखनऊ से जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे। लेकिन बेहद शर्मनाक घटना, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो बेहद लापरवाही वाला, यहाँ जहां पे आपको नेशनल हाईवे पे हैं पाए और वहां पर भी आप सुरक्षा ना दे पाए, तो बेहद शर्मनाक घटना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर प्रशासन ने सीओ का तबादला कर दिया है और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने एसपी को 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया है। इधर इस मामले में सियासत जोरों पर है। बुलंदशहर की घटना रोंगटे खड़े करने वाली है, दिल दहलाने वाली है। नहीं लगता कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, अब तो बेटी उठाओ और बेटी को अपमानित करो, ये आए दिन की घटना हो गई है। क्या कार्रवाई करेंगे सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जी और क्या संज्ञान लेंगे मोदी जी? बहुत ही विभत्स घटना है ये, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतने की जरूरत है। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार क्या प्रबंध करेगी, ये भी सरकार को आज प्रदेश की आधी आबादी को बताने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही गंभीर हालात है। उत्तर प्रदेश की सरकार अब जनहित की भावना के साथ शासन करने के योग्य नहीं रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सरकार खुद ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जनता के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं ये अब बर्दाश्त के बाहर है। जनता पीड़ित है, दुखित है। उम्मीद की जानी चाहिए घटना पर राजनीति कम, जो कार्रवाई की गई उसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और अब रुक करेंगे मुंबई का, जहां पे किडनी रैकेट, सफेद पोशों का ऐसा काला धंधा, जहां इंसानी जिस्म के सबसे अहम अंगों में से एक गुर्दे को निकालने और बेचने का खेल खेला जाता था। जी हां, कुछ दिन पहले मायानगरी मुंबई में ऐसे ही एक किडनी रैकेट चलाने का आरोप सामने आए हैं, जिसमें आरोप है कि पैसों का लालच देकर एक गरीब महिला की किडनी निकालने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस के सामने ऐसे राज सामने आए जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। कैसे खुला राज महाराष्ट्र के इस महा किडनी रैकेट का, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल हीरानंदानी में एक महिला की किडनी निकालने की प्रक्रिया चल ही रही थी, तभी पुलिस की टीम वहां आ धमकी। पुलिस के पहुंचते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस सीधे ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हो गई और किडनी निकालने से पहले ही ऑपरेशन को रोक दिया गया। पुलिस ने जब इस ट्रांसप्लांट के लिए जमा किए गए कागजातों की जांच की तो सामने आया किडनी रैकेट का एक ऐसा अंतर्राज्यीय गिरोह जिसकी कल्पना न तो पुलिस ने की थी और न ही अस्पताल ने। आरोप है कि जो महिला किडनी डोनेट कर रही थी उसे मरीज की पत्नी बताया गया था, लेकिन वो महिला मरीज की पत्नी नहीं थी। आरोप के मुताबिक एक ऐसी मजबूर औरत थी जिसने अपने परिवार की मुफलिसी को दूर करने के लिए किडनी बेचने का सौदा तय किया था। पवई में जो किडनी रैकेट के बारे में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, उसमें अभी तक 7 लोगों को हिरासत में लिया है। इंक्वायरी के दरमियान इसमें जो भी शामिल होने की आशंका है या जिनके खिलाफ पुरावा मिलेगा, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई हम करने वाले हैं। पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो सामने आया किडनी रैकेट का काला सच। इस रैकेट के बारे में बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं इस किडनी रैकेट के आरोपी मास्टरमाइंड का चेहरा। ये है 42 साल का विजेंद्र बिसेन। आरोप के मुताबिक विजेंद्र बिसेन ने पहले गुजरात के व्यापारी ब्रिज कुमार जायसवाल से संपर्क किया और 25 लाख रुपए में किडनी दिलाने का सौदा पक्का किया। इल्जाम है कि इसके बाद विजेंद्र बिसेन ने गुजरात के आणंद से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाली शोभना ठाकुर से संपर्क किया। शोभना को किडनी डोनेट करने के एवज में 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया। पुलिस के मुताबिक 5 बच्चों की मां ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इसमें हामी भर दी। आरोप है कि वादे के मुताबिक व्यापारी ब्रिज कुमार जायसवाल ने भी 21 लाख रुपए मास्टरमाइंड विजेंद्र बिसेन को दे दिए। फर्जी कागजात के आधार पर शोभना को हीरानंदानी अस्पताल में किडनी डोनेट करने के लिए एडमिट भी कर दिया गया, लेकिन आखिरी मौके पर पुलिस आ पहुंची और पूरा राज खुल गया। रेखा देवी ब्रिज कुमार जी की बीवी नहीं है, ये बात सच है? भाई सच्ची सच्ची बताओ।
हाँ अच्छे है ना, मतलब वो बीवी नहीं है, मगर उनके जाली रेशन कार्ड बनाए गए, वोटिंग आईडी, वोटर आईडी उनका डुप्लीकेट बनाया गया, आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाया गया, बराबर है। जिसने बनाया उसका नाम बताओ, किधर से बनवाया, किधर रहता है? पुलिस ने इस मामले में अब तक इस गिरोह के सरगना विजेंद्र बिसेन सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी कई आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। आपको कितने पैसे में आपकी किडनी तय की गई थी? 10 लाख रुपए में किडनी का तय किया गया था। और अभी तक कितना पैसा? अभी तक मेरे को 1,21,000 रुपया मिला। हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, हम तो अस्पताल है, ट्रीटिंग एजेंसी है, तो हमें जो ओरिजिनल दिया जाएगा हम उसको मान के चलेंगे। जैसे आप देखिए नोटरी पब्लिक का स्टैंप दिया हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, तो हम इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? हमारी ये इसमें कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है और इसके तार देश के कई बड़े राज्यों से जुड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब भी कई ऐसी बड़ी मछलियां हैं जिनका गिरफ्तार होना बाकी है। कैमरामैन राजेश के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। महाराष्ट्र के इस महा किडनी रैकेट के सरगना ने अवैध रूप से किडनी निकालने के लिए ऐसा मास्टर प्लान बनाया था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस रैकेट का आरोपी मास्टरमाइंड विजेंद्र बिसेन संगठित अपराध की तर्ज पर अपनी पूरी टीम उसने बना रखी थी। हर काम के लिए एक टीम। लाखों करोड़ों के इस धंधे में कई लोगों की किडनियां निकालकर आरोपी विजेंद्र बिसेन ने बड़ी कमाई की। मास्टरमाइंड विजेंद्र बिसेन की कार्यशैली जानकर खुद पुलिस भी हैरान है। कैसे चलता था पूरा रैकेट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। माया नगरी मुंबई में सामने आए इस सबसे बड़े किडनी रैकेट की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही मुंबई पुलिस के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब उन्हें पता चला कि मुख्य आरोपी विजेंद्र बिसेन कोई और नहीं बल्कि किडनी रैकेट का वही सरगना है जिसे साल 2007 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम की जांच में पता चला था कि विजेंद्र बिसेन और उसके साथियों ने पूरे देश भर में करीब 734 लोगों की किडनी निकाली थी। जमानत पर बाहर आने के बाद विजेंद्र ने मध्य प्रदेश में बालू खनन का व्यापार शुरू किया, लेकिन जब धंधे में उसे काफी नुकसान हुआ तो वो फिर एक बार किडनी के धंधे में लौट आया। पुलिस के मुताबिक इस बार जब विजेंद्र बिसेन ने दोबारा किडनी रैकेट में कदम रखा तो वो पहले से ज्यादा शातिर और चालाक हो चुका था। आरोपों के मुताबिक पुलिस और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। किडनी के खरीदारों और किडनी बेचने वालों को ढूंढने के लिए और कामयाब तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए विजेंद्र ने एक बड़ा नेटवर्क बनाया। इस नेटवर्क में दलाल, जासूस, जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले, डॉक्टर, हवाला ऑपरेटर समेत कई और लोग रैकेट में शामिल टीमें शहर के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से संपर्क में थे और किडनी की चाहत रखने वालों की जानकारी निकालते थे। फिर जरूरतमंदों को अवैध रूप से किडनी मुहैया कराने के लिए राजी करते थे। किडनी रैकेट की एक टीम सिर्फ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद गरीब लोगों को तलाशती थी। सौदा तय होने के बाद इन लोगों को शहर लाने, ख्याल रखने, नकली पेपर्स तैयार करने समेत ऑपरेशन तक निगरानी रखने का काम एक दूसरी टीम करती थी। इसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया है उन लोगों की मोडस कैसे थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, गुनाह उन्होंने कैसे किया है, ये सब के बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इस गिरोह के निशाने पर होते थे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोग। इनमें मजदूर, भिखारी, सूखाग्रस्त किसान तमाम लोग शामिल थे। किडनी रैकेट के काले सच का पता करते हुए पुलिस को पता चला कि इस गिरोह ने देश के कई बड़े राज्यों में पैर पसार रखे हैं। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पुलिस को शक है कि इस गिरोह के बड़े बड़े शहरों में दलालों के एजेंट फैले हुए हैं और हर वक्त अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। किडनी खरीदारों की हैसियत के हिसाब से किडनी की कीमत तय होती थी। पुलिस के मुताबिक एक किडनी के लिए गिरोह 20 से 30 लाख रुपए लेता था। इस पैसे से किडनी डोनर को 5 से 10 लाख रुपए देने का लालच दिया जाता था। जानकारों की माने तो गरीबों को पैसों का लालच देकर उन्हें निशाना बनाना काफी आसान होता है। लोगों को जब कोई लीगल जरिया नहीं मिलता किडनी लेने का,
या जो एक लॉ के फ्रेमवर्क में जो बैठने वाला तरीका है वो नहीं मिलता, इसलिए लोग फिर गलत धंधों में पड़ जाते हैं। फिर वो कहीं से ब्लैक मार्केट में किडनी लेते हैं, जिसमें दोनों का ही एक्सप्लॉयटेशन होता है, किडनी लेने वाले का भी, क्योंकि वो 40 लाख रुपए देता है, और जो बेचने वाला है या देने वाला है डोनर, उसको सिर्फ 4 लाख रुपए मिलते हैं, बाकी सारा पैसे मिडलमैन खा जाते हैं। पुलिस के सूत्रों की माने तो आरोपियों ने अब तक 40 लोगों की किडनियां निकालने की बात कबूल की है। इस रैकेट की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एक मेडिकल टीम का गठन किया, जो जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को सौंपेगी। दिल्ली के बाद मुंबई के किडनी रैकेट ने एक बार फिर जांच एजेंसियों और सरकार को इस गंभीर अपराध को लेकर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अंग प्रत्यर्पण कानून वैसे तो काफी कड़ा है, जरूरत तो बस इसे अच्छे से लागू करने की है। साथ ही में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट जैसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की जरूरत है, ताकि ऐसे केसेस वर्षों तक कोर्ट में न अटके पड़े रहे, तभी जाकर शायद मजबूर लोगों की किडनियां निकालने का यह सिलसिला थम सकेगा। कैमरामैन राजेश के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और ये रिपोर्ट दिल्ली से। दिल्ली के नरेला से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार पार्टी विधायक शरद चौहान समेत 7 लोगों को अदालत ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इन लोगों की 3 दिन की रिमांड मांगी थी। बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी रमेश भारद्वाज को क्राइम ब्रांच पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि कार्यकर्ता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ने से पहले रमेश भारद्वाज समेत 3 लोगों का नाम लिया था। महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि रमेश भारद्वाज ने उसे पार्टी में बड़ा पद दिलाने के नाम पर बदसलूकी की। आरोप है कि जब महिला ने इंकार किया तो उसे डराया धमकाया गया। आरोप है कि जब महिला ने विधायक शरद चौहान से शिकायत की तो उन्होंने भी फरियाद अनसुनी कर दी। मोदी जी चुन चुन कर अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के MLAs हों और आम आदमी पार्टी की सरकार हो। और अब बात दिल्ली की जानलेवा सड़कों की। बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढे इतने जानलेवा साबित हो रहे हैं कि लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। शनिवार को एक मोटरसाइकिल सवार की इन गड्ढों ने जान ले ली। वसंत कुंज के स्क्वायर मॉल के सामने गड्ढों में पानी भरा था। मोटरसाइकिल सवार अचानक इस गड्ढे में फंसकर गिर गया। जिस वक्त मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिरा, ठीक उसी वक्त पीछे से एक ट्रक आ रहा था। इस ट्रक ने बाइक सवार को संभलने का मौका नहीं दिया। बाइक सवार को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। युवक की मौत से परिवार सदमे में है। मेरे बच्चों की देख रेख और हमारा जो भुगतान वो कर दे, और मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। सड़क दुर्घटना से मेरा जो नुकसान हुआ वो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सब गलती सरकार की है। सरकार की गलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पापा मेरे पास होते ना। टीवी में देखा बाइक से गिरा हुआ था, ऊपर से गाड़ी फिर गई। मेरा बेटा तो चला गया, वापिस नहीं आएगा, और माँ का भी बेटा है। उसके लिए सड़क तो ठीक होनी चाहिए। ये टैंकर वाले का सोचना चाहिए। एक तरफ परिवार गमजदा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सफाई की भूमिका में दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा कि उन्हें इस घटना का दुख है, लेकिन प्रवीण की मौत गड्ढे में गिरने से नहीं बल्कि ट्रक चढ़ने की वजह से हुई। उसकी मौत पॉटहोल में फंसने की वजह से नहीं हुई, बल्कि ट्रक के उसके ऊपर चढ़ जाने की वजह से हुई। ऑफ कोर्स पॉटहोल्स में उसकी गाड़ी फंसी थी। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और PWD के लोग ये इंश्योर करेंगे कि आगे इस प्रकार की कोई भी चीजें ना हो, पॉटहोल्स ना हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। वेलकम बैक। देश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश आफत बनकर टूटी है। बिहार के 10 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग मुसीबत में हैं। इन्हीं में से एक जिले सुपौल का हाल जाना हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचने में चंद्रमोहन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए ग्राउंड जीरो से IBN 7 की ये खास रिपोर्ट।
पास से देखने पर लगता है कि समंदर उफान मारने को है, मगर ये कोसी की लहरें हैं जो अपनी हदें तोड़कर लोगों की जिंदगी में कहर बनकर टूटी। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी एक बार फिर अभिशाप साबित हो रही है। लोगों का दुख दर्द और तकलीफें जानने के लिए IBN 7 संवाददाता चंद्रमोहन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। ये वो हिस्सा है जहां अभी तक प्रशासन भी नहीं पहुंच पाया है। यहां हमने देखा कि खोखनहा और लक्ष्मणिया गांव में 500 से ज्यादा घर पानी में डूब चुके हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं अपना घर वहां से तोड़कर और यहाँ पर बांध के किनारे रह रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो गांव जा रहे हैं और फिर वहां से जो भी उनका सामान बचा हुआ है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सामान बचा है वो ना बर्बाद हो जाए। ये हाल यहाँ बीते 2 हफ्तों से है। जहाँ हम इस गाँव का हाल नजदीक से जानने के लिए निकले तो हमें पता चला कि दूर से देखने पर कोसी का कहर उतना नहीं समझ में आता जितना हकीकत में है। हम निकले हैं खोखनाहा और लक्ष्मीनिया गांव के लिए। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस इलाके में पानी भर गया है और जो दूर दूर तक घर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं गांव के लोगों के मुताबिक 1000 से ज्यादा इस इलाके में घर था, लेकिन 500 से ज्यादा घर बिल्कुल पानी में विलीन हो चुका है, जबकि जो घर बचा है वहां से भी लोग धीरे धीरे अब निकलने लगे हैं और कुछ ऐसा भी घर है जो बिल्कुल गिरने के कगार पर आ गया है। सिर पर छप्पर ढोते ये लोग अब कोसी के किनारे कई जगह देखकर अपने आशियाना बनाएंगे। इन लोगों की शिकायत है कि प्रशासन ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद प्रशासन का कोई नुमाइंदा इनकी सुध लेने नहीं आया। कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ के लोग बिस्कुट खा खा के रह रहे हैं और रोना आता है सर। कई देर से भूखे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लोगों की शिकायत है कि कोसी का हर साल का यही हाल, फिर भी सरकार पहले से मुस्तैद होने के बजाय पानी सिर के ऊपर निकलने का इंतजार करती है। बहरहाल IBN 7 की टीम गांव में थोड़ा और अंदर पहुंची तो हाल और भी बुरा था। खोखनाहा गांव का ये भी एक हिस्सा है जहां पर लोगों के लिए अब सिर्फ केला का थंब ही सहारा बचा हुआ है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से एक बच्ची अपने घर के लिए पहुंची है। कहा यह जा रहा है कि इस गांव में 1000 से ज्यादा घर था, लेकिन पानी की वजह से 500 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया और जो घर बचा हुआ है उसमें इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर रहते हैं। वही लोग सिर्फ यहाँ पर रहते हैं जिनको अपने जानवरों को चारा खिलाना रहता है। इन गांव में लोगों के घरों का ज्यादातर सामान और मवेशी तक बह गए। कहने को अपना ज्यादा कुछ बचा नहीं। मजबूरी जीवन बिता रहे हैं सर। माल मवेशी सब भस गया, उधर बांध पर रख दिए हैं। जो बचा है सो द्वार दरवाजा पर है। मजबूरी रहते हैं कि यहाँ माल जाल का कोई काटने का व्यवस्था नहीं। गांव से पूरा पश्चिम कोई जमीन नहीं दे रहा है घर बनाने के लिए। कहाँ जाएंगे हम लोग। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों का यही हाल है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी बिखर गई। PM मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने प्रभावित राज्यों को केंद्र की तरफ से हर मदद का भरोसा भी दिया। वर्षा का आनंद भी आ रहा है तो बाढ़ की खबरें भी आ रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के भरपूर प्रयास कर रही है। PM ने तमाम राज्य सरकारों को बाढ़ से निपटने में मदद का भरोसा दिया है, मगर जब तक इन लोगों तक राहत पहुंचेगी कोसी काफी कुछ बर्बाद कर चुकी होगी। फिलहाल लोग किसी तरह अपनी और परिवार की जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। कोसी के कहर ने घर बार छीना, पानी के धार ने मां से बच्चों का प्यार छीना और अब सरकार की नाकामियां लोगों को दाने दाने पर मोहताज करने के लिए आमादा है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, कोसी, IBN 7। बिहार के अलावा उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की वजह से बिहार और असम में अभी तक 50 से ज्यादा लोग मौत हो चुकी है। उनकी इंसान तो इंसान, जानवरों के भी जान पर बनाई है। ऐसे में तमाम लोग इंद्रदेव से अब रहम की गुहार लगा रहे हैं। बीच पानी में एक जीप फंसी है। जीप की छत पर एक शख्स बैठा है। आसपास कुछ लोग भी जमा हैं और जीप पर बैठा ये शख्स मदद की गुहार लगा रहा है। तस्वीरें राजस्थान के पाली जिले की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से खारी नदी में अचानक पानी आने के चलते जीप फंस गई।
और उसका ड्राइवर कुछ समझ पाता तब तक पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो वहीं फंस गया। जब पानी काफी ज्यादा बढ़ गया तो ये शख्स जीप की छत पर चढ़ गया। जान पर आफत बन आई तो इसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। कुछ लोगों ने इसकी आवाज सुनी तो आसपास से दौड़े आए, मगर पानी के भीतर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। जल्द ही लोगों ने पुलिस और बचाव दल को खबर की और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। क्रेन मंगवाई गई। देखिए किस तरह से क्रेन के 40 फीट से ज्यादा लंबे बूम पर रस्सा बांधकर पानी में फेंका गया। इस शख्स तक किसी तरह से ये रस्सी पहुंचाई गई और फिर रस्सी के सहारे ये पानी से बाहर आ गया। राजस्थान के अलावा उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। रोहिन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए इस पक्की सड़क का क्या हाल हुआ है। जल्द ही आने जाने का ये रास्ता भी पानी में डूब जाएगा। बस्ती जिले का हाल भी बहुत बुरा है। झोपड़ियों में रहने वाले इन लोगों की तकलीफ इन तस्वीरों से बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। पानी के बीच में ही चारपाई डालकर बैठे हैं। लगातार हो रही बारिश ने इनकी जिंदगी बेहद मुश्किल कर दी है। ऊपर से नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से पूर्वांचल के कई हिस्सों में तबाही ही नजर आती है। नदी बढ़ रही है, गांव चारों तरफ से पानी से घिरा जा रहा है। जब ईटा पाथर यहाँ पे कुछ आएगा नहीं तो जब पानी भर जाएगा कोई साधन भी नहीं है। हाँ पूरा स्थित खतरे में मोटर इस तरह मतलब पूरा कट रहा है, कटान लगा हुआ है, लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। नदी गांव से सटके बह रही है, एकदम सटके बह रही है। इधर कुशीनगर में भी लोग अपना आशियाना बचाने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 दर्जन गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। यहाँ नई सड़क बननी थी, लेकिन नदी का पानी बढ़ने से उसका काम भी ठप पड़ गया। अब बची खुची सड़क न कट जाए इसके लिए नदी के बहाव को मोड़ा जा रहा है। कटाव रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट शहर का हाल भी देख लीजिए। लगातार बरसे पानी की वजह से सड़कों पर जल भराव है। देखिए किस तरह से ऑटो भी पानी में से मुश्किल से निकल रहा है। बाइक सवारों का हाल भी देखिए। पानी भरी सड़क से निकलने के लिए कितनी जुगत लगानी पड़ रही है। पूर्वोत्तर का हाल भी भारी बारिश से बेहाल हो चुका है। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। असम के 28 जिलों के तकरीबन 37 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। 970 राहत शिविरों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। गुवाहाटी, जोरहाट, तेजपुर और धुबरी के कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शनिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात भी की। साथ ही केंद्र की तरफ से मदद का भरोसा भी दिया। और केंद्र सरकार जिन राज्यों में इस तरह की बाढ़ की समस्या है जिससे कि बड़े नुकसान की संभावना है, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ भरपूर उन राज्यों को राहत के लिए मदद दे रही है। उधर ओडिशा के 12 जिलों में तो आसमानी बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। और अगली खबर भोपाल से, जो आपके लिए बेहद खास हो सकती है। जी हां, भोपाल में सेल्फी के जुनून ने राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी पूजा कुमारी की जान ले ली। खेल मंत्रालय के साइंस सेंटर पे शाम शनिवार को पूजा जब अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे सेल्फी ले रही थी, तब यह खतरनाक हादसा हुआ। भोपाल में खेल विकास प्राधिकरण के तालाब के किनारे बैठी राष्ट्रीय एथलीट पूजा कुमारी की जिंदगी की आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर के पहले पूजा की और तस्वीरें खींची गई थी। ये दोनों तस्वीरें पूजा की दोस्त नेहा और प्रीति ने खींची, लेकिन इन 2 तस्वीरों से पूजा का मन नहीं भरा और वो अपनी सेल्फी खुद लेने लगी। इसी दौरान पूजा का पैर फिसला और वो तालाब में जा गिरी। हम लोग यहाँ पर उसकी फोटो ले रहे थे, तो उसके बाद ही वो जैसे वापस आने के जैसे स्लिप हो गई। वो इसमें अंदर गई हुई थी फोटो लेने के लिए। हमने रोका था उन्हें, उन्होंने बोला कि बस एक फोटो, फिर मैं ऊपर आ जाऊंगी। और फोटो लिया तो हमने बोला ऊपर आ जाओ। वो ऊपर आ रहे थे, उनका पैर स्लिप हो गया, गिर गया पानी में। सेल्फी के जुनून ने स्टीपल चेज की होनहार खिलाड़ी पूजा कुमारी, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली थी, की जान ले ली। पूजा भोपाल के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैंपस में 2 साल से रह रही थी। शनिवार 6:30 बजे वो अपनी सहेलियों के साथ कैंपस में ही वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बने तालाब के पास गई, जहां सभी सहेलियों के साथ पूजा भी सेल्फी लेने लगी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में जा गिरी।
पूजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रीति नाम की लड़की एथलेटिक्स है, उसका कहना है उसने स्वयं के जो है मोबाइल से ही फोटो ली है और उस दौरान जो है वहाँ पे वो डिसबैलेंस हुई और इस हार्वेस्टिंग पॉन्ड में जो है समा गई। पूजा के दोस्तों ने हादसे के बाद साई एकेडमी में हंगामा किया, प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि पूजा के तालाब में डूबने के बाद प्रबंधन ने दूर का अस्पताल क्यों चुना। आरोप लग रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से भी पूजा को अस्पताल पहुंचने में देर हुई। नहीं, इनको तो जाना ही नहीं चाहिए था, सेल्फी लेने का कोई जरूरत ही नहीं था। हॉस्पिटल पहुंचने का बाद इमरजेंसी में जब लेके गया है, इमरजेंसी में भर्ती भी किया है चौराहे हॉस्पिटल में, फिर इमरजेंसी में जब तभी उन्होंने बताया नहीं शी इज नो मोर। साई प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। जीते जी अपनी जिंदगी की एक बेहतर तस्वीर लेने की चाहत पूजा की जिंदगी की सबसे खतरनाक तस्वीर बन गई। इस हादसे की पुलिस जांच कर रही है, मगर इस वाकये ने एक बार फिर सिखा दिया है कि युवाओं को सेल्फी के जुनून से बाहर आने की जरूरत है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। यूपी के बस्ती में कांवड़ियों ने मामूली कहासुनी के बाद सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। कांवड़ियों ने रास्ते से गुजर रहे जज की गाड़ी पर हमला कर दिया और जज को जमकर पीटा। हमले में गोरखपुर के जिला जज CK कुलश्रेष्ठ जख्मी हो गए। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल पहुंचाया गया। कांवड़ियों ने मौके पर पहुंची पुलिस को भी जमकर पीटा और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख मौके पर SDM पहुंचे, लेकिन कांवड़ियों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। यह हंगामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। बाद में अतिरिक्त फोर्स बुलाकर इन्हें काबू किया जा सका। उधर शामली में भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों में आगे निकलने की जंग में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। कांवड़ियों ने एक दूसरे की गाड़ियों तोड़ डाली। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 4 कांवड़ियां घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंच गई। कांवड़ियों की जंग एक मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और अब खबर रियो ओलंपिक से जुड़ी। रियो में खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 5 अगस्त से शुरू होने वाले ओलंपिक को कवर करने IBN 7 की टीम रियो डी जेनेरो में सबसे पहले पहुंच चुकी है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल कुमार ने रियो में वहां की तैयारियों का जायजा लिया। ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरो खेलों के महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जी हाँ, हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा हुआ है और सबसे पहले भारत से पहले जो मीडिया की टीम पहुंचने वाली टीम रही है वो IBN 7 की टीम रही है। और यहां पर आकर हमने जो ओलंपिक को लेकर जो तैयारी है, जो उत्साह है, उसका मुआयना किया। और एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है, भारतीय एथलीटों को लेकर, भारतीय टीम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है और हर कोई इंतजार, खासकर अगर आप देखा जाए जो स्थानीय लोग हैं उनको भारतीय एथलीटों से काफ़ी उम्मीदें हैं। खासकर लंदन ओलंपिक में जिस तरह से भारतीय एथलीटों ने कमाल दिखाया था, इस बार चूंकि बहुत बड़ा जत्था आ रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जत्था आ रहा है इनके इतिहास का, इससे भी हिंदुस्तान से काफ़ी उम्मीदें बढ़ी हैं। आलम यह है कि स्थानीय निवासी के अलावा कई विदेशी टीमें या जो विदेशी एथलीट है वो भी भारतीय टीम के बारे में काफ़ी पूछताछ कर रहे हैं। और यहाँ पर ओलंपिक अगर विलेज की बात करें, यहाँ पर फिलहाल जो है तैयारियां चल रही हैं। आखिरी मिनटों में जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम हैं और आने वाले जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको इन जगहों पर एथलीटों का ही सिर्फ जत्था नजर आएगा। तो उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से लंदन में एक यादगार और ऐतिहासिक ओलंपिक का आयोजन हुआ था, ठीक उससे भी शायद बेहतर ओलंपिक आयोजन ब्राजील इस बार करेगा। कैमरामैन PK दास के साथ विमल कुमार, रियो डी जेनेरो, IBN 7। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने नहीं, देखते रहिए IBN 7।